हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जी की 03। दोस्तों, आज देखते हैं हम भौतिक विज्ञान का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि सभी आने वाले तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट और काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें हम कुल 10 एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस को लगाएंगे जो कि काफ़ी प्रिपरेशन को बूस्ट करने वाला होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है। पहला क्वेश्चन है तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है। ठीक है, इसका ऑप्शन है ए चार्ल्स नियम, बी न्यूटन के शीतलन नियम, सी ऊष्मा विनिमय के नियम, डी ऊर्जा के संरक्षण नियम। तो अगर आपने पढ़ा है पहले का क्लास इंटर में, इसको काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया गया था। तो आपने अगर पढ़ा है तो आप इसका आंसर काफ़ी आसानी से कर जाएंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित मामला है। ठीक ना, यानी जो यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन कि तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबद्ध मामला है, तो वो ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित मामला है। ठीक है, तापगतिकी का प्रथम नियम, इसको आप याद रखिएगा। अक्सर क्वेश्चन में जो है ना, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो पूछा भी गया है यहाँ पे देखिए एसएससी सीपीओ 2015 में इसको पूछा गया है। ठीक है, तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, यानी इसमें मेनली ये है कि ऊर्जा का हम न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही हम उसको हम न ही नष्ट कर सकते हैं और न ही उसका निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा का सिर्फ क्या होता है, रूप में परिवर्तन होता है, उसके रूप का रूपांतरण होता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्या होती है। एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है। इसका ऑप्शन है एक प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है, प्रतिक्रिया ऑप्शन बी है प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, सी प्रतिक्रिया जिसमें न तो ऊष्मा विमोचित होती है और न ही ऊष्मा अवशोषित होती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप क्वेश्चंस को एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ें और ऑप्शंस को एनालाइज करें और फिर उसके बाद अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। तो इसका बताइए आंसर क्या होगा, यानी एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, इसमें कौन सा इसमें से रिएक्शंस होता है, तो बताइए उसका आंसर क्या होगा। तो उसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है ना, यानी प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित, यानी वैसी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया वही प्रक्रिया होती है जिसमें वैसे रिएक्शन होते हैं जिसमें क्या होता है कि ऊष्मा का, है ना, विमोचन होता है, जिसमें से ऊष्मा निकलती है। ठीक ना, वैसी प्रतिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकलती है, वो उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया बोलते हैं, जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। ठीक है, क्या प्रश्न है, कह रहे काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए कह रहा है अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, ऑप्शन बी है उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उससे वे परावर्तित कर देते हैं, सी है प्रकाश भेदन होने नहीं देते हैं, डी है ऑप्शन सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। तो बताइए इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो अपने क्वेश्चंस का आंसर अपने इस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, सबके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है ना, यानी श्वेत वस्त्र के पास जो भी प्रकाश पहुंचता है ना उसे वे परावर्तित कर देते हैं, इसलिए जो श्वेत वस्त्र होते हैं वो शीतल होते हैं। ठीक है, काले वस्त्रों के मुकाबले, और इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा उसको प्रीफर करते हैं श्वेत वस्त्र को पहनने के लिए। किन दिनों में, अक्सर गर्मी के दिनों में। ठीक ना, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मित्रों, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है। ठीक ना, यानी ऊष्मा का, जैसे कहने का मतलब ऊष्मा का अच्छा परिचालक ना हो के बुरा परिचालक है, यानी ऊष्मा काफ़ी कम मात्रा में वो जाने देता है या फिर
नगण्य वहाँ से ऊष्मा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है शीशा, ऑप्शन डी है चांदी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने कुछ पढ़ा है पहले का फिजिक्स में तो आप जानते होंगे। तो इसका आंसर क्या हो सकता है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी शीशा। लेड क्या करेगा, यानी लेड से क्या होता है, ऊष्मा का परिचालन नहीं होता है या फिर न के बराबर होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी हम देख लेते हैं ऑप्शन में। तो एल्युमिनियम में क्या होता है, एल्युमिनियम में क्या होता है, ऊष्मा का परिचालन होता है, जाहिर सी बात है, धातु एल्युमिनियम है। तांबा भी क्या है, धातु है, तो यहाँ से भी क्या होगा, काफ़ी अच्छी मात्रा में ऊष्मा का परिचालन होता है। चांदी भी धातु है और यहाँ से भी अच्छी मात्रा में, अच्छे सबसे अच्छा जो ऊष्मा का चालक है वो चांदी ही है। ठीक है, तो ये तीनों सही ऑप्शन। बाकी जो शीशा है ये क्या होता है, ऊष्मा का बुरा परिचालक होता है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन से संतुष्ट हैं। तो चलिए अपने आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। तो इसका ऑप्शंस हैं ए उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर, ऑप्शन बी है उनकी गुप्त ऊष्मा पर, ऑप्शन सी है उनके अपने अपने तापमान पर, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है उनकी अपनी अपनी ऊष्मा की अपनी अपनी मात्रा पर। तो इसका आंसर क्या होगा। अगर आप आंसर जानते हो तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, यानी उनके अपने अपने तापमान पर। ठीक है, तो दो निकायों के बीच ऊष्मा का जो प्रवाह होता है ना, वो क्या करता है, वो किस पे डिपेंड होता है, तो उनके अपने अपने तापमान पर क्या होता है, वो निर्भर होता है उसकी। ठीक है, ऊष्मा के प्रवाह की दिशा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक की यूनिट इकाई है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि प्लांक नियतांक की जो यूनिट है ना, इकाई क्या है। तो इसका ऑप्शन है ए जूल सेकेंड, ऑप्शन बी है जूल पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी है जूल पर सेकेंड, ऑप्शन डी है जूल सेकेंड स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या होगा, अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जूल सेकेंड। प्लांक नियतांक की इकाई क्या होती है, तो इसको याद रखिएगा, जूल सेकंड होती है। ठीक है, प्लांक नियतांक की इकाई। ठीक है, जूल सेकंड। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मित्रों हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। क्वेश्चन है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका ऑप्शन है ए जूल, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है कैलोरी और डी है केल्विन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। जूल जो है ना, ये सिर्फ ऊष्मा का ही नहीं, ये कार्य का भी एसआई मात्रक होता है। ठीक है, और जो ऊर्जा होता है उसका भी एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। बट ऊष्मा का फिलहाल यहाँ पे जो आंसर होगा, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होगा, जूल होगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मित्रों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। क्वेश्चन है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं ए ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ऑप्शन बी है ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, सी है ताप की अच्छी अवशोषक तथा खराब परावर्तक, ऑप्शन डी है ताप की खराब अवशोषक तथा खराब परावर्तक। तो इसका आंसर क्या होगा। आप क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं और इसका ऑप्शन बताइए, ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक है। एक श्वेत और चिकनी सतह क्या है, तो यह है, ठीक है, ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है। तो इसका ऑप्शन है ए परासरण, बी श्यानता, सी पृष्ठीय तनाव, डी असंजन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप जानते हो तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, असंजन के कारण। इन दो धातुओं के बीच अगर हम सोल्डरिंग करते हैं ना, तो किस गुण के कारण वो दोनों धातुएं चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वो गुण होता है, उसे क्या बोलते हैं, असंजन का गुण कहते हैं। क्या कहते हैं, असंजन, उसे बोलते हैं असंजन। ठीक है,
तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मित्रों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भीषण गर्मी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, क्यों? इसके ऑप्शंस हैं, ए क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, ऑप्शन बी है पानी की पाइपों के संकुचन के कारण, ऑप्शन सी है उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से। तो इसका आंसर आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, पता हो तो। बहरहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। यानी जो भीषण जब गर्मी होती है ना, क्या कह रहा है, गर्मी नहीं, सर्दी में, भीषण सर्दी में, यानी जब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, ठंड बढ़ जाती है, ठीक है ना, तो ठंडे देशों में ना पानी की पाइपें इसलिए फट जाती है क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पे जो पानी होता है ना पाइपों में जम जाता है, और जब पानी जमता है पाइपों में तो पाइपें क्या होती है, फैलकर फट जाती हैं। ठीक है, यही रीज़न है कि उसमें पानी क्या होती है, पाइपों में जम जाती हैं, और पानी जमने के कारण क्या होता है, वो पाइप फैलने से फट जाता है। तो ये रहा हमारा कुल 10 MCQs। आई होप आप इस MCQs से काफ़ी अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के प्रयास किए होंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चैनल पर नए हो तो। चलिए ठीक है, बाय।